नमस्कार, दिस इज वर्णिका कंवर, योर होस्ट फॉर टुडेज पॉडकास्ट टाइटल्ड एज मेरी जिंदगी की कहानी। गहन अंधेरों में दीपक बने, भटके पथिक के पथ प्रदर्शक बने, मौन में जो वाणी गूंजे, नमन उन्हें जिनसे जीवन सजे, वह हर अंधेरे में रोशनी रचे। गुरु बिना यह जीवन अधूरा, गुरु ही है पथ, गुरु ही है दूजा। तो आपको पंक्तियों से अंदाज़ा तो हो गया होगा कि हम एक ऐसे गुरु और एक ऐसे मेंटोर्स की बात कर रहे हैं जिन्होंने गहन अंधेरों में कई भटके पथिकों को रोशनी से सहारा दिया। जी हाँ, लेट्स वेलकम प्रोफेसर विकास शर्मा, हु इज़ नॉट ओनली एन academician, also a novelist, writer and poet, and a professor in CCS University, Department of English, Meerut. Welcome, sir. थैंक यू। सर, आपके बारे में बहुत सुना है और आपका पॉडकास्ट लेने से पहले मैंने आप पे बहुत अध्ययन भी किया है और जाना कि आपने मोर देन अ डजन नॉवेल्स लिखी हैं, जिसमें हिंदी ट्रांसलेशंस भी उनके पब्लिश हुए हैं और इवन उर्दू एंड पंजाबी भी। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे आपकी नॉवेल्स के बारे में कि आपका कैसे ये सफ़र शुरू हुआ। देखिए, मूलतः जब मैंने लेखन कार्य प्रारंभ किया तो मैं अंग्रेजी की सिलेबस की बुक्स लिखता था, टेक्स्ट बुक लिखता था बच्चों के लिए BA और MA में, और मेरी बुक्स काफ़ी पॉपुलर थी उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में, और रेफरेंस बुक क्या करता था। लेकिन अचानक कोरोना पीरियड से पहले जब मैं विश्वविद्यालय में आया, मैं बुलंदशहर के DAV कॉलेज में प्राचार्य था, तो वहाँ से 2018 में बुलंद यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय आया। तो 2019 में मैंने पहली बार ये उपन्यास लिखकर राह के पत्थर, मूलतः ये उपन्यास 80 पेज का मैं लिख पाया, 70-80 पेज का। अचानक कोरोना का टाइम आया, विश्वविद्यालय बंद हो गए, आना जाना कहीं था नहीं, लोग मिलने आते नहीं थे, तो मैंने उपन्यास पूरा किया और 2020 में मैंने उपन्यास पूरा किया और 250 पेज से ज़्यादा उपन्यास बैठा। लेकिन उपन्यास पब्लिश किया, एक पब्लिशर है वहाँ के दिल्ली के, डायमंड, और ये उपन्यास पॉपुलर हो गया। और बाद में मैंने इस उपन्यास का इंग्लिश में ट्रांसलेशन खुद किया। इसका नाम था नेवर टुगेदर नेवर अपार्ट, और आपने बताया कि इसका अनुवाद पंजाबी में भी एक डॉक्टर गगनदीप सिंह हैं, पटियाला के प्रोफेसर, उन्होंने किया है। अब ये उपन्यास काफ़ी पॉपुलर है जी। सो सर, व्हाट इज़ दैट फर्स्ट थिंग दैट ड्रू यू टुवर्ड्स राइटिंग? देखिए, राइटिंग मेरे पैशन में है, मेरे परिवार के, मेरे ब्लड में है। मैंने BA प्रथम वर्ष में पहली बार हिंदी में कविता लिखी, और मैंने BA प्रथम वर्ष में ही पहली बार हिंदी कविता का संकलन प्रकाशित किया, और जिसका नाम था खिलती कलियाँ, और उसमें मैंने देश भर के 20 नवोदित कवियों की कविताएँ छापी। मैं उसका संपादक था, एक कविता मेरी भी थी। तो प्रारंभ में मैं कवि था और कविता लिखता था। साहित्य के संस्कार परिवार में थे ही, क्योंकि मेरे पिताश्री एक महाविद्यालय में प्रोफेसर थे और अब भी हैं, और अच्छा खासा लिख रहे हैं। 88 वर्ष की आयु में भी वो लिखते पढ़ते रहते हैं। अभी उनकी एक नई पुस्तक आई है, राम कथा के अनछुए पहलू। तो पारिवारिक संस्कार थे, वही संस्कार मुझे लेखक की तरफ ले गए हैं। जब अभी आपने जिक्र किया कि आपका फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत साहित्य भरा रहा है और आपके पिताजी भी प्रोफेसर रह चुके हैं और लेखक अभी भी हैं, और अभी रिसेंटली आपने उनके 88 बर्थडे पे इंडियन पोइटिक्स में एक उनके लिए उनको डेडिकेट किया है। तो सर, ऐसा क्या खास है इस बुक में? देखिए, इस समय भारत में एक बहस चल रही है, भारतीय ज्ञान परंपरा। भारतीय ज्ञान परंपरा ये है कि हम विदेशी साहित्य तो पढ़ें, लेकिन अपना जो पुराना ज्ञान है उसको भी पढ़ें। हमारे फोर फादर्स कैसे रहते थे, उनकी शैली क्या थी, साहित्य के क्षेत्र में, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, हर फील्ड में जो हमारा पुराना ज्ञान था जीवित करें। भारत सरकार इस पर काम कर रही है। तो मैंने एक साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते, एक लेखक होने के नाते इसमें बताया कि जो हमारा इंडियन पोलिटिक्स है वो बड़ा समृद्ध है। हम आज तक क्या पढ़ते रहे, अरिस्टोटल, लॉन्जाइनस, होरेस, ठीक है, उन्हें पढ़िए आप, लेकिन भारत का काव्यशास्त्र बहुत अच्छा है। मैंने इसमें रस सिद्धांत थ्योरी और अलंकार, औचित्य, गुण दोष, अनुमन्य, इन सबको लिखा। और क्योंकि मेरे पिताजी ने, मेरे पिताश्री ने एक किताब लिखी थी बहुत पहले, जब वो नए नए प्रोफेसर थे, इसका नाम था काव्यांग विवेचन हिंदी साहित्य का इतिहास, 1971 में, जब वो भी कभी बहुत कम उम्र के थे। उस पुस्तक से मुझे आइडिया लगा कि हम इस पर किताब लिखी जाए और इंडियन पोइटिक्स को हमारे अंग्रेजी साहित्य के बच्चे भी जाने। ये कुल मिलाकर पाश्चात्य काव्यशास्त्र का ही एक रूप है भारतीय काव्यशास्त्र, जिसे हम इंडियन पोइटिक्स बोलते हैं। सर, सो ग्लैड टू हियर दैट कि आप इंग्लिश लिटरेचर के प्रोफेसर होने के बावजूद भी हिंदी के रूट्स नहीं भूले हैं, और हमारे स्टूडेंट्स और हम सब आपसे बहुत इंस्पायर होते हैं। और जैसे कि सर, अभी आपने कुछ देर पहले ही राह के पत्थर, जो कि आपका पहला
हिंदी उपन्यास है और बहुत चर्चे में रहा। इसमें हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा है ये बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर से डिबेट का डिस्कशन रहा है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि उपन्यास मैंने 2019 में लिखना प्रारंभ किया, 20 में समाप्त हुआ, 21 में आया। ये उपन्यास इस तथ्य पर जोर देता है कि आम मुसलमान और आम हिंदू दंगा पसंद नहीं करता, वो आराम से रहना चाहता है। ये जो राजनीति है सांप्रदायिकता के नाम पर या धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, ये राजनीति बड़े लोगों की है। कभी आपने देखा है किसी दंगे में किसी नेता का निधन हुआ हो, कोई नेता मारा गया हो, सड़क में चलते हुए आम हिंदू और आम मुसलमान दंगा मारे जाते हैं? तो मैंने प्रेम दिखाया है और मैंने कहा जो प्रेम का अवधारणा है वो जाति, धर्म, आयु, ऊपर नीचे इन सबसे श्रेष्ठ है। मेरी नायिका का नाम चिंता है, वो हिंदू लड़की है, और मेरा नायक साबिर है। दोनों परिवारों की पुरानी दोस्ती है, आने जाना है, बच्चे साथ साथ एक सब पल बढ़ के बड़े हुए हैं। लेकिन अचानक दंगे हो जाते हैं अहमदाबाद में जी। और उन दंगों का प्रभाव पड़ता है मुरादाबाद में। उससे क्या होता है, परिवारों के संबंधों में तनाव आ जाता है और वो बच्चे दोनों शादी नहीं कर पाते प्यार करने के बाद भी। इसका मतलब धर्म कहीं ना कहीं हमारे में ऑब्स्टेकल है, हिंड्रेंस है। ट्रू सर। शेक्सपियर की बड़ी प्रसिद्ध सोनेट आपने पढ़ी होगी कि लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स, लव इज नॉट लव विच एल्टर्स विद एल्टरेशन फाइंड्स। जो इम्पेडिमेंट्स हैं वही तो इम्पेडिमेंट्स हैं, उसका मैंने जिक्र किया है इस उपन्यास राह के पत्थर में। अब मुझे लगता है यंगस्टर्स को, जैन जी के लोगों को मेरा ये उपन्यास राह के पत्थर हिंदी में या इंग्लिश में नेवर टुगेदर नेवर अपार्ट पढ़ना जरूर चाहिए, ताकि हम नेताओं के राजनीतिक जाल में कभी आगे न फंस सकें। जी बिल्कुल सर, और सभी दर्शकों से भी अनुरोध है कि इन नॉवेल्स को पढ़ें और अपना समझ बढ़ाएं, धर्म से रिलेटेड और समाज से रिलेटेड। साथ ही सर हम आगे बढ़ते हैं आपके एक बहुत ही प्रसिद्ध LGBTQ से रिलेटेड उपन्यास पे, जो कि सर बहुत ज़्यादा चर्चा में आजकल खासकर जेनजी ट्रेडिशन में बहुत ज़्यादा चल रहा है। सर इसमें आप क्या कहना चाहेंगे, ऐसा क्या आपने इसमें इंक्लूड किया है जो कि हमारे आजकल की जनरेशन को मोटिवेट कर सके? ये मेरी क्रिटिकल बुक है, बियॉन्ड द रेनबो, द शेड्स ऑफ क्वेयर लव। हमारे अंग्रेजी साहित्य में, इंग्लिश लिटरेचर में जो मेन स्ट्रीम लिटरेचर है, उसमें हमने सबकी बात की। हम जेंडर स्टडी की बात बहुत पहले से करते रहे, हम सारे लिटरेचर की बात करते रहे, लेकिन कहीं ना कहीं LGBT को इग्नोर किया गया। LGBT पर लिखा हुआ साहित्य और LGBT के बारे में साहित्य नहीं लिखा गया। तो मैंने प्रयास किया कि 10 टेक्स्ट छांटी। इसमें मैंने इस्मत चुगताई की कहानी या छोटा लघु उपन्यास कह सकते हैं आप उसको, लिहाफ को लिया। मैंने ऑस्कर वाइल्ड की एक नोवेल है पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे, हॉसंग मर्चेंट की ऑटोबायोग्राफी है, और शोभा डे का नोवेल है द स्ट्रेंज ऑब्सेशन। ये 10 टेक्स्ट ली और इन 10 टेक्स्ट के बेस पर बताया कि LGBT की क्या समस्याएं हैं। और अंतिम बात यह है कि मैंने बताने का प्रयास किया कि समाज इतना प्रगतिशील हो गया है, हम इतने आगे बढ़ गए हैं, तो हमको LGBT समुदाय के लोगों के प्रति भी उनका बराबर का मानना चाहिए, उन्हें समाज में सम्मान देना चाहिए। उनको आउटकास्ट मानकर रिजेक्ट करने का हमें अधिकार नहीं है। वो ईश्वर के प्राणी हैं, ईश्वर ने उन्हें भेजा है, अब हम सब समान हैं। इसको मैंने बताने प्रयास किया। लेकिन ध्यान रखने, मेरी कोई इसमें बायोलॉजिकल स्टडी नहीं है, मेरी स्टडी लिटरेरी है। ये क्रिटिकल बुक है और ये फिलीपींस के एक पब्लिशर ने छापी है, बियॉन्ड द रेनबो, द शेड्स ऑफ क्वेयर लव। सर जैसे कि मैंने भी पढ़ा है काफ़ी आपकी बुक्स को, और आपसे भी सुनने को जो मिल रहा है उससे ये समझ में आता है कि आपकी बुक्स में एक इंटरटेक्सचुअलिटी है। और यही नहीं, ये जो वल्नरेबल थीम्स का आपने इसमें योगदान किया है, जो कि सामाजिक, आप कह सकते हैं कि आप एक सामाजिक राइटर हैं। और तो सर आपकी बुक्स में और नॉवेल्स में सामाजिक इश्यूज़ पर, सोशल इश्यूज़ पर लिखा गया, और इसमें सोशल रियलिज्म बहुत है। साथ ही साथ फेमिनिज्म का भी बहुत इसमें मेंशन है। और देखा गया है कि फेमिनिस्ट राइटर्स, इवन फेमिनिस्ट राइटर्स भी नहीं कह सकते, जो फीमेल राइटर्स हैं वो आपको बहुत पढ़ना पसंद करती हैं। जैसे कि हम देखते हैं रिया देशपाल, वंदना शर्मा, हिना कौसर, निशा सिंह और अंशु हून एक्सेट्रा। इन सब ने, ये जो क्रिटिकल राइटर्स हैं, आप पर इन्होंने क्रिटिकल बुक्स लिखी हैं। तो सर ऐसा क्या है आपके वर्क्स में इतना खास जो महिलाएं इतनी प्रभावित होती हैं? देखिए, पहले आपने कहा कि सामाजिक यथार्थवाद से हिंदी में बोलते हैं सोशल रियलिज्म। कोई भी लेखक, कोई भी साहित्यकार बिना समाज के नहीं रह सकता। और जब मैं समाज की बात करता हूँ तो मुझे याद आता है मैक्सिम गोर्की, रशियन राइटर। मैक्सिम गोर्की ने लिखा एक जगह कि लेखकों को राजनीति में समझ रखनी पड़ेगी, बिना राजनीति समझे लेखक नहीं लिख सकता। आज का ज़माना वो नहीं है कि परी कथाओं पर उपन्यास लिखे जाएँ, भूत प्रेत पर लिखे जाएँ। समाज काफ़ी फॉरवर्ड हो चुका है, विकसित हो चुका है। तो मेरे उपन्यासों में सामाजिक मुद्दे हैं, और ख़ासकर अर्बन वीमेन हैं जो अपर हाई क्लास की महिलाएं हैं, नंबर 1 बात। नंबर 2, क्योंकि मेरे उपन्यासों में, नॉवेल्स में
महिलाओं के इशू हैं, वही शहरी महिलाएं, बिजनेस वुमेन हैं, प्रोफेसर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं। तो निश्चित रूप से महिलाओं की मैं थीम पर लिखता हूँ तो उन्हें लगता है कि हमारे आसपास की बात राइटर लिख रहा है। तो इसलिए मेरे ऊपर जो क्रिटिकल बुक्स आई हैं वो ज़्यादातर महिला समीक्षकों ने लिखी हैं। आप इन्हें, ये लेखक हैं ऐसा नहीं, समीक्षक हैं लोग, और बिना समीक्षा के कोई भी लेखक जीवित नहीं रह सकता। और लेखक समाज में रहता है, अगर समाज से अलग जाएगा तो आने वाले समय में नहीं चल पाएगा। शेक्सपियर जिस सब लिख रहा था जिस टाइम 16th सेंचुरी में गोस्ट ऑफ विचेस के बारे में, वो समय चल गया था। लेकिन बाद में आते आते 20वीं शताब्दी के नाटककार आए, बर्नार्ड शॉ ने प्ले लिखे या नॉवेल्स आए रिचर्डसन के, उनमें सामाजिक मुद्दे और भावनात्मक मुद्दे और मनोवैज्ञानिक मुद्दे भावी रहे। तो आज के ज़माने में ऐसे इश्यूज़ पर लिखना आवश्यक है लेखक के लिए, और मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ। जी सर। अच्छा सर, एआई बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, और एआई से आप एआई को आप कैसा देखते हैं लिटरेचर की फील्ड में, कि इज इट अ थ्रेट और अ टूल टू द राइटर्स एंड स्टूडेंट्स? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई ये साइंस के लिए बहुत अच्छी है, मेडिकल साइंस के लिए भी ठीक है, जहाँ आपको डेटा कलेक्शन करना है, डेटा लाना है, फैक्ट्स जानने हैं, यहाँ तक सही है। लेकिन लिटरेचर में फैक्ट्स का मामला कम होता है। कविता लिखी जाती है भावनाओं से, संवेदनाओं से, शब्दों से, कल्पनाशीलता से। उपन्यास में भी कल्पना की आवश्यकता होती है, शब्दों की आवश्यकता होती है। मेरी सलाह ये है कि लिटरेचर के स्टूडेंट्स को और लिटरेचर के टीचर्स को और लिटरेरी आर्टिस्ट को एआई का यूज़ कम से कम करना चाहिए। आप कोई लिखते हैं, अपनी लैंग्वेज चेक करा लीजिए एआई से, उसे पॉलिश करा लीजिए, तक यहाँ तक सही है। एआई के प्रयोग करने से मुझे लगता है कि युवा पीढ़ी में सृजनशीलता, रचनाशीलता और कल्पनाशीलता खत्म हो जाएगी, और फिर हम प्रेमचंद पैदा नहीं कर पाएंगे, हम शेक्सपियर पैदा नहीं कर पाएंगे, हम टी.एस. इलियट पैदा नहीं कर पाएंगे, चाहे वो विश्व के धरातल पर हो चाहे भारतीय धरातल पर हो। जितने रचनाकार हुए उनकी कल्पनाशीलता, उनके अनुभवों ने ही उपन्यास दिए, कहानियाँ दी, कविताएँ दी। अगर मैं विश्वविद्यालय के अनुभव ना लेता तो मैं कैसे लिख पाता मीडिया रिवॉल्यूशन 2030, क्योंकि मैं विश्वविद्यालय में टीचर हूँ पिछले 8 साल से, उससे पहले कॉलेज में था। तो वो अनुभव थे, वो अनुभव एआई नहीं ले पाएगी, मेरा कहना है। बिल्कुल जी सर, बिल्कुल। और जैसे कि सर आपने अभी भावनाओं की बात की और इसको रचना से जोड़ा, साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि लिटरेचर हैज़ इट्स ओन जेनर्स, पोइट्री, ड्रामा, फिक्शन। सो व्हाट इज़ योर फेवरेट एंड व्हाई? वी वुड लाइक टू नो दैट। देखिए, मेरा मुख्य जो जोनर है, या जैसे आप विधा बोलते हैं हिंदी वाले, मेरी विधा कविता है। मैं कविता का व्यक्ति हूँ और प्रारंभ से कविताएं लिखता रहा हूँ, और लगभग 30 वर्ष के अपने प्राध्यापकीय जीवन में मैंने हमेशा कॉलेज विश्वविद्यालय में कविता पढ़ाना पसंद किया है। मैं कविता पढ़ाना खुश रहता हूँ कि हाँ, पोइट्री का मास्टर मानता हूँ अपने आप को। लेकिन मेरा झुकाव उपन्यास की तरफ चला। एक बात ध्यान रखिए कि कविता का संबंध हृदय से है, कविता का संबंध हार्ट से है, उपन्यास और गद्य का संबंध मस्तिष्क के है। ऐसे मैं अक्सर कहता हूँ कि कवि बनने के लिए बहुत पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, और गद्यकार बनने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है। इसलिए कबीर किसी स्कूल में नहीं गए, किसी कॉलेज में नहीं गए, और स्पष्ट कहते हैं कि मसे कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। लेकिन कबीर जैसा दार्शनिक आपको मिलेगा नहीं। विश्वविद्यालयों के हिंदी के प्रोफेसर्स, बड़े बड़े विद्वान कबीर और पीएचडी कराते हैं, और शेक्सपियर 5वीं पास था, गांव के स्कूल में ग्रामर सीखी थी। लेकिन अंग्रेजी वाले बिना शेक्सपियर के अपनी बात न शुरू करते हैं और न ख़त्म करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि ब्लैंक वर्स में लिख रहा था नाटक। कविता का संबंध गद्य दिमाग से नहीं है, हृदय से है। और उपन्यास लेखन में एक अच्छी बात क्या है कि आप अपने मन की व्यथाएं, अपने मन, समाज की समस्याएं, उन्हें बहुत लंबा विस्तृत कर सकते हैं। कविता का क्षेत्र छोटा है, स्पेक्ट्रम छोटा है कविता का, 10 लाइन, 20 लाइन, 30 लाइन। महाकाव्य तो आप लिख नहीं रहे, महाकाव्य तो लिख नहीं रहे, एपिक तो लिख नहीं रहे। गद्य में क्या अच्छा रहता है कि अपनी बात को विस्तार दिया सकता है। तो सामाजिक विद्रूपताएं, सामाजिक विषमताएं, समाज के कटु सत्य और महिलाओं की समस्याएं, युवाओं की समस्याएं, इन सब को मैं पूरा प्रयास करता हूं कि उपन्यास लेखन के माध्यम से स्पष्ट करूं, अभिव्यक्त करूं। और अब आप कह सकती हैं अब मेरे जोनर या जोनरा 2 हैं, पोइट्री भी और फिक्शन भी है। वाह सर, बहुत अच्छा लगा सुन के। तो सर जैसे आपने दोनों चीज़ें बताई, पोइट्री और फिक्शन, दोनों आपके जॉनराज हैं, तो पोइट्री से एकदम से झुकाव और रुझान सिर्फ फिक्शन की तरफ कैसे बढ़ा? ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, मैं कविता में अक्सर अपने प्रेम की बात कर रहा था, अपने प्रथम प्रेम की बात कर रहा था, या प्रेम की पीड़ा की बात कर रहा था। लेकिन मुझे लगता है कि रचनाकारों का काम सिर्फ ये नहीं है कि वो अपने व्यक्तिगत प्रेम की बात ही करते रहें, उनका समाज के प्रति कर्तव्य है। मैंने कविता लिखी थी, सुना देता हूँ, सब समझ जाएंगे कि सरकारों से यहाँ कभी भी देश नहीं बदला करते हैं, सरकारों से यहाँ कभी भी देश नहीं बदला करते हैं, और वेश बदलते भ्रष्टाचारी हृदय नहीं बदला करते हैं। और चाहे खेलो अरमानों से कितनी होली,
चाहे खेलो अरमानों से कितनी होली, पेट काट कर उस गरीब का भर लो झोली, पर अत्याचारियों को मेरे गीत नहीं सिजदा करते हैं। और अंतिम पंक्ति बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपके प्रश्न का जवाब है, गीत प्रणय के गाएं कब तक, गीत प्रणय के गाएं कब तक, देश से ध्यान हटाएं कब तक, और कायर मरता बार रहने को वीर रोज मरा करते हैं। ये शेक्सपियर की लाइन है, इसको मैंने हिंदी में लिखा है। साहित्यकार का कर्तव्य सिर्फ ये नहीं है कि वो अपने प्रेम की बात करता रहे, समाज की बात भी करे। इसलिए उपन्यास एक सशक्त माध्यम है, जिसके माध्यम से मैं सामाजिक मुद्दों पर बड़ी बेबाकी से लिख सकता हूँ और लिख भी रहा हूँ, और मेरे पाठक मुझे पसंद कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और मेरे समीक्षक मेरी समीक्षा कर रहे हैं। बहुत ही उम्दा सर, बहुत ही उम्दा। और जैसे कि सर अभी आपने पोइट्री सुनाई, और पोइट्री में क्योंकि मेरा खुद भी जो फेवरेट एलिमेंट है लिटरेचर में वो पोइट्री रहा है, बिकॉज इट इज़ अ डिलाइटफुल थिंग। तो सर पोइट्री में ना एक कहते हैं कि रचना, और ख़ासकर इसमें जो पोइटिक डिवाइसेस होते हैं, मेटाफर्स और लिटरेशन से मिली, ये इसको बहुत ही सुंदर तरह से सजाते हैं। तो सर जैसे कि रचना की बात अभी हो ही रही है, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि रचना का जन्म कहाँ से होता है? देखिए, रचना का जन्म मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आपके पहले प्रश्न का उत्तर देता हूँ। आपने बड़ी अच्छी बात कही। अंग्रेजी साहित्य में एक रशियन फॉर्मलिज्म चला, रशियन न्यूक्लियस में आया अमेरिका में। रशियन फॉर्मलिज्म में एक वर्ड यूज़ हुआ, डिफेमिलाइजेशन। कभी लोग क्या करते हैं, सामान्य बात को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगे। उदाहरण के लिए ये पोएम है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। पूरे देश में, पूरे विश्व में बच्चे गाते हैं। अब इसमें देखिए ग्रामेटिकली, ट्विंकल ट्विंकल स्टार, लिटिल स्टार सब्जेक्ट है, ट्विंकल वर्ब है, लेकिन ट्विंकल वर्ब है, स्टार को हम लास्ट में लाए। अब हम इसको प्रोज में बोलें कि स्टार्स आर ट्विंकलिंग इन द स्काई, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन कवि ने क्या किया, इसको डिफेमिनाइज करने कर दिया। तो कविता में डिवाइसेस के थ्रू हम अपनी बात बहुत अच्छी कह सकते हैं, गद्य में भी कह सकते हैं,